हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखे थे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमारे 9 हो गए थे। आज हम 10th से स्टार्ट करते हैं। 10th जो हमारा है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं हर एक सिटीजन को उसके। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है हमें कि हमारे जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, फंडामेंटल राइट के साथ साथ उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये। नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब ऐड की गई, हम क्या देखते हैं 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी हमारे इंडिया में 1975 से लेके 1977 तक। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट देने के साथ साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 में, जिसके तहत क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे किस में आती है आर्टिकल 51 ए के अंडर, जो पार्ट 4 में है, 4A माना जाता है। ठीक है, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कोई भी कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब क्या है, वो अमेंडमेंट की गई है। कैपिटल लेटर्स। फिर हम क्या देखते हैं, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था ये, 2002 में। ओरिजिनली हम क्या देखते हैं, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कितनी थी, 10 थी। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया, जो टोटल कितनी होगी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आगे आपका अलग से एक चैप्टर आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए देखते हैं। The original constitution did not provide for the fundamental duties of the citizen. These were added during the operation of the internal emergency. Emergency लगी थी हमारे 1975 से लेकर 77 तक by the 42nd Constitution Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उसी ने रिकमेंडेशन दी थी हमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडिड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी, पहले 10 थी अब एक और जोड़ दी गई है। द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51 के ए के तहत इसको डाला गया था वहां पे, स्पेसिफाइज द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, टू प्रोटेक्ट सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, sovereignty, unity, and integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on। ये हम डिटेल में देखेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारा चैप्टर आएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन, ये रिमाइंडर है किसको, सिटीजन को, दैट वाइल इंजॉइंग देयर राइट्स, कि हमारे जो सिटीजन है वो इंजॉय कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है अगर वो राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं तो। दे हैव ऑल्सो बीन to be quite conscious of duties they owe to their country, their society, and to their fellow citizens. However, like DPSP duties are also non justiciable। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी, नॉन जस्टिसेबल है। इसके तहत कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको फॉलो करनी है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आता है सेकुलर स्टेट। ये आपका फीचर है।
सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट में क्या है, सेकुलर का मैंने जैसे आपको मीनिंग बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। डज नॉट हैज इट्स ओन रिलीजन। और लोगों को क्या है, फ्रीडम है कि वो कोई सा भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये है सेकुलर स्टेट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे इसका फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा एक तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, और एक क्या है, इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। वेस्टर्न कंसेप्ट और एक है इंडियन कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या था, जो उनकी गवर्नमेंट है वो क्या है, नॉट इंटरफेयर। जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके रिलीजन वो चाहे वो कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका मान लिया कि कोई भी खुद का रिलीजन नहीं है, लेकिन हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है। लेकिन किस चीज़ में, जब कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, किसी भी दो रिलीजन के बीच में, या फिर इंटरफेयर तब करती है वो किसी को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे हम हज की यात्रा पे जाते हैं तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है अगर हम हज की यात्रा पे जाएं तो, ठीक है। ये इस इंडियन कंसेप्ट है, और ये क्या है, वेस्टर्न कंसेप्ट। और हम क्या देखते हैं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म कंसेप्ट है, ये हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ये जो आर्टिकल्स हैं ये किसके तहत आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं हमारे। पार्ट 3 में क्या थे, हमारे फंडामेंटल राइट थे जो मैंने आपको कल बताए थे। ये हो गया आपका सेकुलर वाला। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर a secular state, hence it is does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state। कोई भी इंडिया का खुद का रिलीजन नहीं है इंडिया की स्टेट का। द फॉलोइंग प्रोविंस, फॉलोइंग ये दिए गए हैं हमारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। देखिए इसके अंदर है, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो आर्टिकल्स हैं किससे रिलेटेड है, हमारे सेकुलर स्टेट से हैं। फिर आगे देखिए, द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ये जो मैंने आपको ये बताए हैं, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ेंगे। ये अभी सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया है। द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कैन नोट्स अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन, कंप्लीट सेपरेशन है वेस्टर्न का, एंड द स्टेट, कंप्लीट सेपरेशन है वेस्टर्न कंसेप्ट में किसका, गवर्नमेंट का और उनके रिलीजन का जो फॉलो करते हैं वो। द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इनएप्लीकेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस, जो इंडिया की सोसाइटी है वो मल्टी रिलीजियस डाइवर्सिटी है वहाँ पे। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, इंडियन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है हमारा। जैसे हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है। फिर आगे क्या है, क्या बता रखा है इसने, मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो एबोलिश द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कर रहे थे तो उसके अंदर क्या बताया गया था कि कम्युनल इलेक्टोरेट आया था ना, कि कोई भी रिलीजन से, जैसे सिख वाले जो हैं वो सिख वाले को करेंगे, और मुस्लिम वाले हैं मुस्लिम वाले को इलेक्शन वोट करेंगे। तो वहाँ पे क्या था, कम्युनल इलेक्टोरेट था। तो हमारा जो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो इंडिया का बना है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बना है, उन्होंने एबोलिश कर दिया उस सिस्टम को। कौन सा, सॉरी, कम्युनल इलेक्टोरेट वाला जो सिस्टम था वो उन्होंने एबोलिश कर दिया है। दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी सीट रिजर्व नहीं है हमारी लोकसभा में। फिर आगे क्या है, हाउ एवर इट प्रोवाइड्स फॉर द टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वैसे तो प्रोवाइड करवाया गया हमारी जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सीट्स रिजर्व हैं किसके बेसिस पे, SC ST के बेसिस पे, लेकिन ये रिलीजन के बेस पे नहीं है, ये कास्ट वगैरह के बेस पे है, या फिर वीकर सेक्शन के बेस पे है। आगे देखिए,
अब नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या है, हमारा जो इंडिया है वो सबको वोटिंग राइट है, जो 18 ईयर से अबव है कोई भी हमारा सिटीजन है तो उसको क्या राइट है कि आप वोट कर सकते हैं। तो यही किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शंस में भी एंड स्टेट लेजिस्लेचर के असेंबली में भी। एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज हैज़ अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसकी एज 18 से अबव है वो वोट कर सकता है। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, क्या उसकी रेस है, क्या उसका रिलीजन है, क्या उसका सेक्स है, या फिर क्या उसकी लिटरेसी है, वेल्थ क्या है उसकी, एंड सो ऑन। ठीक है। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू द 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989। जो पहले हम क्या देखते हैं, पहले वोटिंग एज स्टार्टिंग में जब इंडियंस को राइट दिए गए, स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग एज क्या थी, 21। लेकिन 1989 में क्या किया गया, वोटिंग एज को घटा दिया और कितना कर दिया, 18 ईयर्स। फिर क्या आता है हमारा जो ये हमारा जो वोटिंग दी गई है, तो ये और क्या देखते हैं हम, दूसरी कंट्रीज में क्या था, जो वोटिंग दी गई थी कुछ सेक्शन को बाद में दी गई थी, जस्ट लाइक वीमेन को या फिर अदर वीकर सेक्शन है उनको डायरेक्टली, जब उनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनमें डायरेक्टली उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। कुछ सालों के बाद उनमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, उसके बाद उनको क्या मिले थे, वोटिंग राइट्स मिले थे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक है। और लोगों ने क्या किया, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, क्या कहा कि हमारे जो कोई भी इंसान है, हम क्या देंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हमारे जितने भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सेक्शन हो या फिर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, कोई भी सोशल इनइक्वालिटी या फिर कोई भी इलिटरेसी, ये नहीं होगा कि इनके बेसिस पे हम कहेंगे कि आप वोट नहीं कर सकते। ये सारे एलिजिबल हैं वोट करने के, अगर आपकी एज 18 से अबव है तो। देखिए, ये एक बहुत बोल्ड कंसेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, ठीक है, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स एज, सेक्स लिटरेसी मैंने आपको बता दिया है अभी। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर was a bold experiment and highly remarkable in the view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and overwhelming इलिटरेसी। क्या कहा गया इसमें, इसमें क्या कहा गया, हमारे इंडिया का कितना ही बड़ा साइज हो, कितनी ही डाइवर्सिटी हो, कितनी ह्यूज पॉपुलेशन हो, क्या उसमें पावर्टी है कितनी ज़्यादा है, सोशल इनइक्वालिटीज है, हम देखते थे कि कास्ट सिस्टम है, वर्ना सिस्टम है, और बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं। तो इनके रिस्पेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हम सबको क्या दिए, वोटिंग राइट्स दिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, enhances the self-respect and prestige of the common people, upholding the principle of equality, enables minorities to protect their interest and opens up new hopes and vistas for the weaker section। अब क्या हो गया, सबको अगर वोटिंग राइट मिली है, चाहे वो वीकर हो चाहे कैसे भी हो, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ रिस्पेक्ट आई उनके अंदर, प्रेस्टीज आया कॉमन पीपल के अंदर कि वो भी वोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे 13th वाला जो आता है वो है आपका सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कैसे, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता। हम क्या देखते हैं, सॉरी, हम क्या देखते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड कराता है, सिंगल सिटीजनशिप। ये नहीं है जस्ट लाइक यूएसए, यूएसए में क्या हम देखते हैं, उनकी दो सिटीजनशिप है।
यूएसए में दो सिटीजनशिप है। दो कैसे? एक तो उनकी खुद की नेशन की नेशनल लेवल पर, और एक किसके ऊपर? स्टेट लेवल पर। लेकिन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एक सिंगल सिटीजनशिप हमें प्रोवाइड कराएगा, विदाउट ये नोइंग कि हम कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा हमारा राज्य है, हम कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट कर रखी है हमने बोलने के लिए। ठीक है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड इनवेसिज अ ड्यूअल पॉलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान लिया कि दो पॉलिटी है, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी है। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑन अदर हैंड ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, की मतलब उनको नेशनल लेवल की भी मिलती है और स्टेट लेवल की भी मिलती है, विच ही बिलोंग्स। Thus he owes allegiance to both and enjoys dual sets of rights, one conferred by the national government and another by the state government. In India, all citizens, irrespective of the state in which they born or reside, enjoy the same political and civil rights. हम क्या देखते हैं, जिसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करवा दी गई है वो क्या एंजॉय करता है? पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को करता है। ठीक है, तो फिर ऑल ओवर द कंट्री नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप and uniform rights for all the people. India has been witnessing the communal rights, class conflict, caste wars, linguistic clashes, ethnic disputes. This means that cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated Indian nation has not been fully realized. तो ये क्या कहता है कि मान लिया हमारी इंडिया ने क्या प्रोवाइड किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई गई है सबको। इसके डिस्पाइट क्या होता है, हम क्या देखते हैं? कम्युनल राइट्स हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट भी देखते हैं, हम कास्ट भी मानते हैं, लोग आज भी मानते हैं, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक क्लैशेस हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारा जो गोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का वो फुली फुलफिल्ड नहीं हुआ है अभी भी। आगे देखिए, 14th है आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज देता है, जिस लाइक कौन से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग है हमारा कंट्रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग है हमारा। फिर फोर्थ वन क्या है हमारा? यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस है। ये जो चारों हैं हमारे, ये क्या है? हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराता है, पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी, प्रेसिडेंट के ऑफिस के भी एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के भी। जो कैग है हमारा, टू ऑडिट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारे अकाउंट को हैंडल करता है, ऑडिट करता है। और थर्ड वन क्या है हमारा? यूपीएससी, जो हमारे एग्जाम्स लेती है। और फिर आगे क्या है? सिविल सर्विसेज वाले। स्टेट पीसीएस वाला क्या है? कमीशन हमारा, ये हमारे स्टेट रिलेटेड एग्जाम लेते हैं, जैसे पीसीएस होते हैं जो हमारे। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजंस। तो इनकी जो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनकी इंडिपेंडेंसी किस किस से प्रोविजन से पता लगती है? लाइक जैसे मैंने टेन्योर ऑफ जजेस बताया था आपका, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, वैसे ही हमारी ये चारों बॉडीज क्या है? इंडिपेंडेंट है। किससे पता लगता है इनका? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से, फिक्स्ड सर्विसेज से, कंडीशन से, एक्सपेंसेस कहाँ से लिए गए इनके? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आगे देखिए, आगे आपका है इमरजेंसी प्रोविजन। कल मैंने आपको बताया था इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो कैसे है? फेडरल विद यूनिटरी वाइज। तो हम क्या देखते हैं? वैसे तो क्या है? फेडरल है विद यूनिटरी वाइज, लेकिन हम क्या देखते हैं? कुछ टाइम पे कुछ इमरजेंसी आती है, जब इमरजेंसी लगती है तो हमारा क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी यूनिटरी में। सारी जो पावर्स हैं फेडरल के वो किसके पास चले जाते हैं? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखिए,
The Indian Constitution contains elaborate emergency provisions to enable President to meet any extraordinary situations effectively. कोई भी extraordinary situation आ गया मान लिया तो उस टाइम पे क्या लगेगी emergency लगेगी. The rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, democratic public politically system and the constitution. ये क्या कह रहा है कि कोई भी हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये सबसे ऊपर नहीं है. सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है हमारी कि हमें हमारी सोवरेनिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं हटनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इंडिया की. तो ये कहता है कि जब इमरजेंसी आएगी तो हमारे फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन सी नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, फिर थर्ड क्या है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है. नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग आते हैं. स्टेट इमरजेंसी हमारे 356, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है 356 आएगा. देखिए 356 है, ये 365 के अकॉर्डिंग भी लगती है. फाइनेंशियल इमरजेंसी और द ग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगती है. ये हम डिटेल में करेंगे जब हमारा इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा. During an emergency, the central government becomes all powerful and the states go to the total control of the center. देखिए क्या लिखा है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड स्टेट गो टू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. स्टेट कहाँ पे चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी. इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट. इस अगर इमरजेंसी लगती है तो हमें कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा फेडरल यूनिटरी में कन्वर्ट हो गया. इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of the amendment of the political system from federal to the unitary is a unique features of the Indian Constitution. ये जो चीज़ है ये एक यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जो जो इसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है. नेक्स्ट देखिए 16th है आपका 3 टायर गवर्नमेंट. 3 टायर गवर्नमेंट कैसे, 3 टायर गवर्नमेंट कैसे, देखिए एक तो हमारी सेंट्रल लेवल पे है, एक हमारी स्टेट लेवल पे है, थर्ड क्या है हमारी विलेजेस टाइप. कौन सी पंचायत है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, सेंटर वाली जो हमारा जो यूनियन है वो है जिसके जो एमपी है हमारे, और स्टेट में क्या है हमारे एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है. सेंटर पे हमारी पार्लियामेंट है और ये पंचायती राज है. देखिए जो हमारा ये पंचायती राज सिस्टम है ये हमारा स्टार्टिंग में नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ये कब आया है हमारा, ये आया हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी हमारी 1992 में हुई थी. ठीक है, उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आया था, पंचायती राज सिस्टम आया था और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई थी. 73rd से तो हमारी पंचायत राज सिस्टम आया था और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आई थी जो 1992 में हुआ था. आइए देखिए, originally, the Indian Constitution, like any other federal constitutions, provided a dual polity and contained provisions with regard of the organizations and powers at the center and the state. Later, पहले तो क्या थे, दो पॉलिटी थी हमारी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट किए 73rd और 74th अमेंडमेंट, जिससे क्या आया हमारे थर्ड टायर गवर्नमेंट आई 1992 में हुआ था ये. 73rd वाले ने तो क्या प्रोवाइड करवाया, हमें पंचायत प्रोवाइड करवाई. देखिए लिखा हुआ है 73rd वाले ने तो हमें पंचायत प्रोवाइड करवाई और फिर आगे क्या है 74th वाले ने हमें क्या प्रोवाइड करवाया, हमारा म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन लेवल पे है. पंचायत क्या हमारी लोकल लेवल रूरल लेवल पे है. फिर आगे आपका आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. द 97th Constitution Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2011 में क्या मिल गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 97 का, तो उसके तहत इनको क्या दे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया था. इन दिस कंटेस्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से, इट मेड राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 19 आ गया था हमारे पास, 43 का बी आ गया था और आर्टिकल 243 जेड एच
ये आगे थे अपने। द न्यू पार्ट 9th B कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है सारा, ठीक है। फिर आगे आता है आपका क्रिटिसिज्म आएगा इसका। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि ये जो हमारा क्रिटिसिज्म है फर्स्ट वाला, ये क्या है हमारा, ये क्या आ गया है कि ये क्या है, एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड नहीं है, हमने सबका देख देख के जो जो फीचर्स उनके अच्छे लगे हमने वो ही लिए हैं। ये थोड़ी है कि हमने अगलों का पूरा देखा कॉन्स्टिट्यूशन और उसको उठा के सीधा डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चिपका दिया, ऐसे तो नहीं किया था ना हमने। हमने अपनी सिचुएशन देखी थी उस टाइम पे कि हमारे इंडियंस कैसे वर्क करेंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ प्रोविजंस हमने उनके लिए थे और उस पर कुछ चेंजेस करके हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। तो जो हमारे क्रिटिसिज्म करने वाले क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा तो नहीं है ये। फिर आगे सेकंड सेकंड क्रिटिसिज्म आपका आता है कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बल्कीनेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी वजह से है। एक जो फीचर था उसका क्या था कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो बहुत बड़ा है। तो हम क्या देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो मोस्टली प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी प्रेजेंट है। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कार्बन कॉपी है हमारे आर्टिकल 1935 की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 की उसकी। आगे देखिए फिर आगे थर्ड आता है आपको अन इंडियन एंड एंटी इंडियन। ये थर्ड वाला क्या कहते हैं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, अन इंडियन है और एंटी इंडियन है बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ द इंडिया। तो ये कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि जो इंडिया के कोई जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, स्पिरिट था इंडिया का, वो नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दे सेड दैट फॉरेन नेचर ऑफ द, तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या अडोप्ट किया था कि जो हमारे ब्रिटिश ने उस टाइम पे इंडिया को कॉलोनी बनाया था उस टाइम के फीचर्स ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देना। तो ये कह रहा है कि ये क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है और एंटी इंडियन है। आगे देखिए फिर आपका फिफ्थ वन आता है एलिफेंटेसाइज, कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत बड़े साइज का है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, 470 हैं, 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में दो दो साल लगे थे, 11 मंथ लगे थे और 18 डेज लगे थे, ठीक है। तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज का है, ये भी क्रिटिक्स कहते हैं। और हम देखते हैं कि सेवा को सिर्फ 4 मंथ लगे थे। सिक्स्थ वन है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। ये क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके अंदर बहुत सारे लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज डाल दी इसके अंदर, तो इसकी लैंग्वेज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये हो गया आपके क्रिटिक्स, देखिए ठीक है। फिर अब आपका ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। फिर आगे आपका आएगा यूनियन टेरिटरीज, वो चैप्टर हम कर लेंगे। ये लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग, लक्ष्मीकांत जो हमारी बुक है इंडियन पॉलिटी की जो मानी जाती है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है ये चैप्टर, ठीक है। जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है वो टॉपिक मैं आपके अलग से ऐड कर देती हूँ, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप सजेशंस में बता देना और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।